हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि पिछले लेक्चर में हमने जो एक एग्जांपल लेकर के एलपीपी की फॉर्मेट समझी थी वो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गई है। एलपीपी जब हमने बनाई थी तो उसके 3 पार्ट्स मैंने आपको इंडिकेट किए थे। पहला पार्ट जहां हम हमारी प्रॉब्लम के उद्देश्य को शो करते हैं, ऑब्जेक्ट को बताते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में, उस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। यहाँ हम एक जनरल वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज वर्ड इज अ जनरल वर्ड जिसके 2 पार्ट हो सकते हैं, आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। पिछला लेक्चर आपको ध्यान आता चला जाएगा, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन हमेशा ही सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस से रेस्ट्रिक्टेड होता है। कुछ प्रतिबंध वहाँ लगे हुए होते हैं जिन प्रतिबंधों के अंतर्गत ही हमें वो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना होता है लेटर ऑन। उसके बाद हमने एक चीज़ इसमें और सीखी थी, चूंकि ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं इसलिए इसमें जो वेरिएबल्स कंसीडर किए जाएंगे, जो हम चर इसके अंदर मानेंगे, वो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक चर होने के कारण उनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकेगी, नॉन नेगेटिविटी रहेगी। किसी भी वेरिएबल का नेगेटिव मान कंसीडर नहीं किया जा सकेगा, इसे हम नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कहेंगे, ऋणेतर प्रतिबंध कहेंगे। ये 3 पार्ट एलपीपी के मुख्य रूप से माने जाते हैं। अब उस दिन जो एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल मैंने आर्बिट्रेरीली बनाया था, मेरे दिमाग से बनाकर आपको समझाया था। आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल के साथ, एक मैन्युफैक्चरर के एग्जाम्पल के साथ वापस उस प्रोसेस को रीडिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है एक एग्जाम्पल जो कि प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आप लोगों की बुक्स से ही लिया गया क्वेश्चन है, और यदि आप 3rd ईयर की बुक्स आप ले चुके हैं, आपके पास बुक्स हैं, तो यू कैन सर्च इन योर बुक, आप आपकी बुक में इसे सर्च कर सकते हैं। कॉमनली आप लोग जो काम में लेते हैं वो जो बुक्स होती हैं अक्सर या तो इधर आप नवकार पब्लिकेशन लेते हैं या जेपीएच या सीबीएच, या आपके पास कोई और बुक हो सकती है। जो भी बुक हो, ये एग्जाम्पल आपको उस पर जरूर मिलेगा, आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं, फिलहाल आपके पास बुक्स नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा ताकि आप इसका उपयोग कर सकें। सिस्टमेटिक नोट्स जो आप लोग बना रहे हैं उस रजिस्टर के अंदर आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब बारी है इस एग्जाम्पल को पढ़ने की, इसे समझने की। इसमें कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो कैसे हमें सॉल्व करनी है, उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट पर कैसे लाना है। आपको मेरी पिछली सारी बातें रिकॉल होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि कोई प्रॉब्लम है वो हिंदी में लिखी हुई होगी, इंग्लिश में लिखी हुई हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स तभी और केवल तभी काम करेगी, मैथमेटिक्स तभी और केवल तभी आपकी हेल्प करने वाली है जबकि प्रॉब्लम को आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि मैथमेटिक्स की ही लैंग्वेज में चलती है। और मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है उसमें आपको पता है सिंबल्स, रिलेशंस, इक्वेशंस, इस तरह की चीज़ें होती हैं, राइट। तो हम यहाँ पर इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, राइट। सी है, एक फर्नीचर निर्माता कुर्सी और मेज 2 प्रकार के उत्पादन करता है और ये दोनों उत्पादन 2 मशीनों ए तथा बी से बनाए जाते हैं। एक कुर्सी को बनाने में मशीन ए पर 2 घंटे लगेंगे और मशीन बी पर 6 घंटे लगेंगे, और एक मेज को बनाने में इसी तरह से मशीन ए पर 4 घंटे और मशीन बी पर 2 घंटे लगने वाले हैं। पर डे मशीन ए 16 घंटे के लिए अवेलेबल है और मशीन बी जो है वो 20 घंटे के लिए अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों में एक बात यहाँ और बताई है कि मैन्युफैक्चरर को कुर्सी सेल करने पर 3 रुपए का लाभ होने वाला है और टेबल को सेल करने पर 5 रुपए का लाभ होने वाला है। फिर देखिए कि अधिकतम लाभ है तो हमें इसको प्रॉब्लम को फॉर्मेट करना है और उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है।
राइट, ओके, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। प्रॉब्लम बनाकर मैं आपको इन प्रॉब्लम्स का रिलेवेंस समझाऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ें रिलेवेंट होती हैं। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाने की कोशिश की थी, बट उन्हीं चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग तरीकों से हम वापस से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ ये तो लैंग्वेज थी जो मैंने पढ़ दी, आप भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। लेकिन 1 मिनट का समय लेकर मैं आपको उस मैन्युफैक्चरर की बेसिक प्रॉब्लम को रियलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। मैन्युफैक्चरर है, कुर्सी बननी है, टेबल बननी है, प्रोसेसिंग यूनिट उसके पास है। उस प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होना है कि कुर्सी को भी उस प्रोसेसिंग यूनिट से पास आउट होना है और टेबल को भी उस प्रोसेसिंग यूनिट से पास आउट होना है। प्रोसेसिंग यूनिट को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए में जो मशीनें हैं वो उसकी स्ट्रक्चर तैयार करेंगी और पार्ट बी में जो मशीन्स हैं वो उसकी फिनिशिंग का काम करेंगी, और इस तरह से प्रोडक्शन होकर के कुर्सी और टेबल प्रोडक्शन यूनिट से बाहर आ जाएगा। ये इस तरह का सेटअप आपको फील कर लेना चाहिए कि किसी इंडस्ट्री के अंदर इस तरह का सेटअप है। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उन मशीन्स पर वर्किंग टाइम्स लिमिटेड है। पर डे मशीन ए 16 आवर्स वर्क का आउटपुट दे सकती है और जो मशीन बी है वो 20 आवर्स का आउटपुट दे सकती है। अब जब मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि भाई उसका रिलेवेंस देखिएगा प्रॉब्लम का, और मतलब वो फील कीजिएगा कि वास्तव में उसकी स्थिति जो है वो वास्तविक है या नहीं है, ऐसा मैं बोलता रहता हूँ, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि सर ये जब मशीन ए 16 घंटे अवेलेबल है, मशीन बी 20 घंटे अवेलेबल है, तो वो मशीन ए 16 घंटे क्यों है? वो भी 20 घंटे होनी चाहिए, वो कोई भाग जाएगी क्या वहां से? राइट, ओके ओके ओके, मैं आई एम जस्ट जोकिंग, मशीन तो भाग करके कहीं नहीं जाने वाली है, फिर इसमें ये 16 घंटे और ये 20 घंटे क्यों? तो ये कुछ अनप्रैक्टिकल लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। ये अनप्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। मशीन अवेलेबल का मतलब यह होता है कि उन मशीन्स पर जो वर्कर्स काम करते हैं उन वर्कर्स की जॉब कंडीशंस क्या हैं, वो जॉब कंडीशंस के अकॉर्डिंग कितने आवर्स तक उन मशीन्स को रन करवा सकते हैं। राइट, ओके। कभी कभी लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर मशीन के अंदर भी इस तरह के प्रोग्राम्स बने हुए होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स डले हुए होते हैं कि उसे कंटिन्यूसली 16 आवर्स से ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता, अदरवाइज वो हीट गर्म होकर के बंद हो सकती है या उस मशीन को नुकसान हो सकता है। इस तरह की कंडीशंस भी डली हुई हो सकती हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को करते समय ऐसी बातों पे नहीं जाना है कि सर ये 16 घंटे क्यों है और ये 20 घंटे क्यों है। ये तो कंडीशंस हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी रूप में हमें मिल सकती हैं। हमें इनकी हेल्प से, इन प्रॉब्लम्स की हेल्प से यह सीखना है कि एलपीपी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और एलपीपी की हेल्प से, मैथमेटिक्स की हेल्प से हम इन प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, किस तरह से हम उस कंपनी के या उस फैक्ट्री के मालिक को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करवाने की कोशिश कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसे सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि उसे कितने यूनिट चेयर बनानी चाहिए और कितने यूनिट्स उसे टेबल्स बनानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको उसको रियलिस्टिक वे में फील करवाने की कोशिश की है कि वास्तव में प्रॉब्लम रियलिस्टिक वे में कैसी आपके ब्रेन को फील होनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए। वो तो दिख गई, ये रही। ब्रेन को इंटरनली कैसी फील होना चाहिए, वो जितना बेटर आप इंटरनली फील करेंगे ना, आप कहते हैं ना कि वो पढ़ाई में डूब जाना, बिल्कुल आप इसके अंदर उतना ही डूब जाएंगे। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ गया तो फिर आपको मेरा पहला लेक्चर ध्यान आ जाएगा। मैंने कुछ बोला था आपसे कि यदि आपको एलपीपी में, ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आने लग जाए तो फिर आप अपने कैरियर को इस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, एक ब्राइट कैरियर आपका हो सकता है। ये मेरे पिछले लेक्चर की कुछ बातें हैं जो मैंने आपको याद दिलाई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहला काम हमारा होता है, मैं एक एक स्टेप ध्यान से समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना।
कहाँ से आप सोचना शुरू करेंगे, वर्किंग कैसे शुरू करेंगे, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा बिल्कुल साइकोलॉजिकल वे में बिल्कुल इस बात को समझिए, हमारा पहला काम होना चाहिए इस प्रॉब्लम को रीड करें, राइट। सेकंड टाइम इसके पार्ट्स को दोबारा पढ़ें। कुछ पार्ट्स में ये आपको डिवाइडेड नजर आएगी, जब आप सेकंड टाइम इसे पढ़ेंगे तो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड नजर आएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन है कि जो फर्नीचर निर्माता है वो क्या क्या करता है और क्या क्या उसे करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग यूनिट में इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं या रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ फर्स्ट पार्ट में नजर आएगी। सेकंड पार्ट के अंदर आपको यहाँ नजर आता है कि जो रॉ मटेरियल है या जो प्रोसेसिंग यूनिट के इक्विपमेंट्स हैं वो किन कंडीशंस के द्वारा बने हुए हैं, उन पर वर्किंग कंडीशंस किस प्रकार की हमें नज़र आ रही हैं, वो आपको यहाँ नज़र आ रही है सेकंड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट पर आ जाइए, वहाँ हमें यह नज़र आएगा कि उस मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन पर प्रॉफिट कितना होने वाला है, राइट। ये हमारा थर्ड पार्ट है और इसी पार्ट के साथ यह लिखा हुआ होगा कि हमें उस प्रॉब्लम में मैक्सिमाइजेशन करना है या मिनिमाइजेशन करना है। तो पुरानी मेरी बातें आप रिकॉल कर सकते हैं, मैंने कहा था आपसे कि जो प्रॉफिट वेरिएबल्स होते हैं उनका तो मैक्सिमाइजेशन होना है, जो लॉस वेरिएबल्स हैं एक्सपेंडिचर वाले जो पार्ट्स हैं उनका मिनिमाइजेशन होना होता है। तो वो आपको हमेशा यहाँ लास्ट लाइन्स में आपको नजर आएगा, देखो उसमें लिखा हुआ है अधिकतम लाभ हेतु समस्या का सरूपण करनी कीजिए। तो ये एक बिल्कुल फिक्स सा फॉर्मेट अक्सर हमें मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर, जिसको आप ध्यान से देख करके क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अब बात ये आएगी कि सर क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे शुरू करें। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको सोचना है, फील करना है, यह मान लेना है अगर हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे लिए जीवंत हो जाए, लाइव हो जाए, तो आप यह मान लीजिए कि आप उसी फैक्ट्री में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर, मैनेजिंग पोस्ट पर, मैनेजमेंट के अंदर एक टॉप पोस्ट पर बैठे हुए हैं, राइट। फील कीजिएगा, बड़ा मजा आता है एलपीवी पढ़ने में यदि हम इस तरह से करते हैं तो, राइट। तो अब आप ये सोचिएगा कि कंपनी के मालिक को मुझे ये सजेशन देना है कि वो कितनी चेयर्स बनाए और कितनी टेबल्स बनाए ताकि उसका जो प्रॉफिट हो वो बिल्कुल मैक्सिमाइज हो, ओके। और ये भी फील करना है कि मैं जो आंसर दे दूं, मैं जो सजेशन उस फैक्ट्री के मालिक को दे दूं, उससे बेटर सजेशन कोई और ना दे पाए। आपका सजेशन बेस्ट हो, उसके अलावा कोई और सजेशन आपको ओवरसीड कर ही ना सके, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ऑपरेशंस रिसर्च की हेल्प से डिसीजन लेना होगा और वो डिसीजन अपने कंपनी के मालिक को बता देना होगा। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आप अगर जनरेट कर लेते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास, तो आप पाएंगे कि आप एलपीपी को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को अपने क्वेश्चंस करते समय अपने आसपास बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते चले जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने एलपीपी में कमांड हासिल कर ली है, आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं, ओके। तो लेट्स सी, अब हम शुरुआत कर देते हैं। हमें सजेशन देना है कंपनी के मालिक को कि कितनी चेयर बनाए और कितनी टेबल्स बनाए। तो अब आप वापस पुरानी बातें रिकॉल कीजिए, 6, 7, 8 से ही आपको सिखाया जा रहा है कि भाई जो आपको ज्ञात करना हो उसे आप मान लो। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको निश्चित रूप से ध्यान है, एक उदाहरण दिया था, मैंने आपसे कहा था कि छोटी क्लासेस के अंदर हम एक इस तरह के क्वेश्चन करते थे कि राम की आयु श्याम की आयु से 5 वर्ष अधिक है, फिर लास्ट में लिखा हुआ होता था कि बताइए राम की वर्तमान आयु कितनी है। तो आपके टीचर्स आपको सलाह दिया करते थे कि राम की आयु ज्ञात करनी है, मान लो राम की आयु x है। ये फॉर्मेट कब से पढ़ते आ रहे हैं, बस ऐसा ही फॉर्मेट यहां शुरू कर दीजिए। आप यहां शुरू कीजिए इस तरह से कि हमें मतलब मैन्युफैक्चरर को, निर्माता को x चेयर्स बनानी चाहिए और y टेबल्स बनानी चाहिए। अब हमारा काम होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द y। बाकी हम रिमेनिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा इनके मैथमेटिकल फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, हम मान लेते हैं कि नेट, माना कि कंसीडर कर लेते हैं कि निर्माता को
एक्स चेयर्स बनानी चाहिए और वाई टेबल्स बनानी चाहिए। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। इसमें भी इजीली लिख सकते हैं, लेट मैन्युफैक्चरर should make X chairs and Y tables। अब ऐसे स्थिति में हम इसकी जो प्रॉब्लम फॉर्मेशन करेंगे वो प्रॉब्लम फॉर्मेशन किस तरह से होनी चाहिए। इन प्रॉब्लम फॉर्मेशन को कंफर्टेबली करने के लिए, आसानी से करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पर जब आप शुरू में क्वेश्चंस बना रहे हो और आपको अगर दिक्कत महसूस हो कि प्रॉब्लम कैसे फॉर्मेशन करें, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम कुछ भूल ना जाए, कुछ छूट ना जाए, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इन सारे आंकड़ों को जो डाटा हमें दिए गए हैं एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। उससे हमें हेल्प मिल जाती है। लेटर ऑन जब बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जब आप बहुत अच्छे से ट्रेंड हो चुके हों, तो फिर हमें टेबुलर फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, फिर हम डायरेक्ट एलपीपी लिख सकते हैं। तो पहले अभी स्टार्टिंग फेज़ है हमारा, अभी हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको हर चीज़ जीरो से सिखाऊंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि ये टॉपिक आपने 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल जीरो से एक एक छोटी छोटी बात बताते हुए मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इस ये बात सोचते हुए कि चलो इस बहाने आपका रिवीजन ही हो जाएगा, 12th में तो किया हुआ है आपने, पर एक और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं अभी यही मानते हुए काम कर रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए मैं इन सारे आंकड़ों को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करूंगा। कुछ समय बाद, कुछ लेक्चर्स के बाद, जब हम बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, ट्रेंड हो चुके होंगे, तो फिर हमें टेबुलर फॉर्म की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो लेट्स सी हम टेबुलर फॉर्म यहाँ बनाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आंकड़े यहाँ दिए गए हैं इसको इस प्रकार की एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। बहुत आसान होता है सब कुछ, बस हम ध्यान से सारा काम करें। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को हमें इस तरीके से यहाँ लिख लेना है। ये टेबल मैंने पिछले लेक्चर में भी एक जो एग्जांपल आपसे डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बना के बताई थी। उस समय मैंने आपसे बोला था कि इस जगह पर रॉ मटेरियल लिखना है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट 1 लिख देते हैं जो हमारे पास चेयर है, और इस जगह पर हम प्रोडक्ट 2 लिख देते हैं जो हमारे पास टेबल है। राइट, यहाँ पर हम रॉ मटेरियल लिख देते हैं। अब रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ हमारे पास मशीन्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी चल रही है। तो मशीन्स के लिए यहाँ पर आप मशीन ए लिख लीजिए, यहाँ मशीन बी लिख लीजिए। लेटर ऑन बाद में इसके बाद आपको ये देखना है कि चेयर ए के लिए कौन से आंकड़े आपको दिए गए हैं। ये जो चेयर ए आपको यहाँ नज़र आती है, यहाँ देखिए, आप इसको दोबारा से पढ़िए, आपको सारे आंकड़े यही नज़र आएंगे, इसलिए मैंने लिख करके छोड़ा हुआ है। एक कुर्सी को बनाने में मशीन ए पर 2 घंटे और मशीन बी पर 6 घंटे लगते हैं। यानी कि मशीन ए की जो प्रोसेसिंग है, जो चेयर को बनाने की जो प्रोसेसिंग है, कुर्सी को बनाने की जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग इन 2 स्टेप्स से गुजरनी है। पहले मशीन ए से गुजरेगी जहाँ स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी, फिर मशीन बी से गुजरेगी जहाँ उसकी फिनिशिंग का काम हो जाएगा। तो मशीन ए पर चेयर के लिए हमें दिया गया है कि 4 घंटे लगने हैं, तो यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए। उसके बाद मशीन बी पर चेयर बनने के लिए जाएगी, वहाँ उसको 2 घंटे लगने हैं। ओके, चलिए अब इस पर आ जाइए। टेबल के बारे में यहाँ आप देखते हैं कि प्रतिदिन टेबल को बनाने में, एक कुर्सी को बनाने में मशीन ए पर 2 घंटे लगते हैं, तो यहाँ हम 4 नहीं, यहाँ 2 घंटे लिखे हैं। मशीन बी पर 6 घंटे लगते हैं, यहाँ 6 घंटे लिखे। इसके बाद मेज की बात करते हैं। एक मेज, एक टेबल को बनाने में मशीन ए पर 4 घंटे लगते हैं, यहाँ 4 घंटे लिखे हैं। फिर मशीन बी पर 2 घंटे लगते हैं, तो यहाँ हम 2 घंटे लिखें।
ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ एक और अच्छी चीज़ मैं आपको फील करवाऊंगा। देखिए, हमेशा ध्यान से समझिएगा, जब जब आप ये टेबल बनाएंगे, इस तरह की टेबुलेटेड फॉर्म हम तैयार करेंगे, इस टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर, इस सारणी के अंदर जो आंकड़े आप फिल करेंगे वो आंकड़े कॉलम वाइज फिल होंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी लाइन पर। जबकि ये आंकड़े यहाँ पर आपको एक ही पंक्ति में, एक ही लाइन में दिए गए हैं। एक कुर्सी को बनाने में ए पर 2 घंटे, बी पर 6 घंटे लगते हैं। 2 और 6 एक साथ दिया हुआ है, वो 2 और 6 यहाँ पर वर्टिकली मुझे लिखना है। वर्टिकली मुझे मिला है क्योंकि वो चेयर के आंकड़े हैं और चेयर के आंकड़े यहाँ हमें इस पहले कॉलम के अंदर लिखने हैं। तो अक्सर ये जो लाइंस लिखी हुई होती हैं वो यहाँ इस टेबुलेटेड फॉर्म में वर्टिकली जाती हैं। फिर ऐसे ही हमने देखा मैच के लिए हमें नजर आया, मैच के लिए 4 घंटे और 2 घंटे, 4 आवर्स और 2 आवर्स। इसके बाद अगले जो बात यहाँ कही गई है, प्रतिदिन मशीन ए पर 16 घंटे और मशीन बी पर 20 घंटे अवेलेबल हैं। अवेलेबल, अरे आपको याद आ गया, मैंने कुछ कहा था आपसे पिछले लेक्चर में कि 2 चीज़ें होंगी, अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। अरे पक्का पक्का याद आ गया आपको, बिल्कुल डन, नाइस। यहाँ पर क्या है, अवेलेबिलिटी। तो आप यहाँ एक वर्ड लिख दीजिए, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। अवेलेबिलिटी या उपलब्धता बोल सकते हैं। अब ये उपलब्धता आप मशीन ए की देखेंगे कि मशीन ए पर कितना अवेलेबल है, तो अब आपको रो वाइज देखना है। ये वाली रो यहाँ पर 16 घंटे अवेलेबल है। आफ्टर देन आप देखेंगे 20 घंटे, तो आप पाएंगे कि ये चीज़ आपके पास 20 घंटे अवेलेबल है। इस जगह पर आप 20 घंटे लिख देंगे। इस तरह से सारे जो आंकड़े हैं वो टेबुलेटेड फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। अब बारी है प्रॉफिट की। तो ये जो प्रॉफिट है, निर्माता को कुर्सी पर और मैच पर जो लाभ होता है, उसके लिए आप एक अलग से रो तैयार कर लेंगे। इस रो में हम यहाँ लिखें मैच पर लाभ 3 रुपये बताया गया है और कुर्सी तथा मेज पर लाभ 3 रुपये और 5 रुपये, यानी कि कुर्सी पर जो लाभ है वो 3 रुपये हैं। यहाँ हम प्रॉफिट लिख दें और इस जगह पर जो है वो 5 रुपये, ये हम मार्क कर दें। इस तरह से ये टेबुलेटेड फॉर्म है जो हम तैयार कर सकते हैं। हमें टेबुलेटेड फॉर्म से सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि ये जो इतनी लंबी चौड़ी लाइंस हैं, इनमें से हम सिर्फ काम की जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है, जिन आंकड़ों की हमें आवश्यकता है, उन आंकड़ों को इकट्ठा करके एक साथ यहाँ ले आते हैं, तो उससे प्रॉब्लम फॉर्मेशन थोड़ा सा हमारे लिए सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। तो अब बारी है प्रॉब्लम फॉर्मेशन की। तो प्रॉब्लम फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ क्या कंसीडर किया है, देखिए हमने लिखा था कि मैन्युफैक्चरर को नंबर ऑफ चेयर्स x बनानी चाहिए। तो मेरे लिए चेयर्स का कंस्ट्रक्शन जो हुआ, उनकी कितनी चेयर्स हमने बनाई, x चेयर्स बनाई। हमने कहा कि उसे y मेज बनानी चाहिए, तो हमने कितनी टेबल्स बनाई, y बनाई, हम यहाँ लिख लें। इस तरीके से ये चीज़ हमारे पास पूरी तरह से तैयार है और हम उस स्थिति में आ चुके हैं जबकि हम अब LPP लिखने ही वाले हैं। तो लेट्स सी LPP कैसे लिखी जाए। ये जो टेबल है आप लोग बना चुके होंगे, अगर नहीं बनाई हो तो आप फिर इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इस टेबल को भी साथ के साथ बना लीजिए ताकि आपके वेल सेटल्ड नोट्स साथ में बनते हुए चलें। तो हम बात करते हैं LPP की, इसके द्वारा कौन सी LPP डेवलप होती है। देखिए, तो हम मैथमेटिकल फॉर्म लिख दें, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ LPP, LPP का गणितीय रूप हम लिख लें। इसके लिए हमें अब क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट लिखना है कि ये जो हमने डिसीजन लिया है, x चेयर्स बनाई, y टेबल्स बनाई, तो प्रॉफिट कितना होगा। हमेशा पहले प्रॉफिट लिख दीजिए ताकि हम हमारा उद्देश्य फिक्स कर सकें कि हमें किस उद्देश्य के लिए काम करना है। यहाँ पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए करना है, तो हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। देखिए, एक चेयर पर
₹3 का प्रॉफिट होता है, हमने कितनी बनाई x, तो फिर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ सॉरी 3 और x मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम पाएंगे कि ये 3x प्रॉफिट हमें चेयर्स के द्वारा होगा, राइट। इसके बाद टेबल्स कितना प्रॉफिट देने वाली हैं, एक टेबल ₹5 का प्रॉफिट देती है, तो टेबल्स कितना प्रॉफिट देने वाली हैं, 5 टेबल्स 5 प्रॉफिट देने वाली हैं, 5 तो टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे ना भाई, तो हम यहाँ पर भी प्लस कर दें ताकि टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन मैथमेटिकली इसे इतना लंबा बोलना हमारे लिए आसान नहीं होता, इसलिए हम इस 3x + y जो ये एक्सप्रेशन है, जो व्यंजक है, इस व्यंजक को बोल दें कि z है। तो हमारा प्रॉफिट अब कितना हो गया, z हो गया। हमारा टारगेट है इस z को मैक्सिमाइज करना, तो इस z को मैक्सिमाइज कर दें, यहां पर इंडिकेट कर दें मैक्सिमाइजेशन। ये इसको लिखने का हमारा फिक्स एक तरीका बन जाएगा। हम लिख सकते हैं मैक्सिमाइज z = 3x + 5y। अब ये हमें किन परिस्थितियों में, किन प्रतिबंधों के साथ इस z को मैक्सिमाइज करना है, वो प्रतिबंध हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स डाल दें, सब्जेक्ट टू मतलब इस काम को किन प्रतिबंधों में करना है। तो हम सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स से डालना शुरू करें। मशीन लिमिटेड आवर्स हैं, उतने ही काम करो। मशीन एक कोई मतलब नहीं है कि आपने उस पर चेयर बनाई या टेबल बनाई, लेकिन उसके घंटे फिक्स हैं, अब आप उसका यूज कैसे कर सकते हो। यहाँ फिर मेरी बात याद आ जाएगी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने की टेक्निक्स ही हमें एलपीपी सिखाती है। तो बस हम वही कुछ करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ हम देखना है कि ए मशीन का कैसे हम बेस्ट यूज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ एक चेयर मशीन ए पर 2 आवर्स कंज्यूम करती है। अगर हमने चेयर बनाई है तो एक चेयर पर 2 आवर्स कंज्यूम हो जाएंगे मशीन ए के, खत्म हो जाएंगे, राइट। लेकिन हमने तो चेयर्स x बनाई, तो टोटल कितने आवर्स कंज्यूम हुए, हमारा जवाब आएगा 2x। लेकिन हमने तो टेबल भी बनाई, तो टेबल बनाई तो हमने मशीन ए का कितना टाइम खर्च कर दिया, तो जवाब आएगा 4y। 2x टाइम किसको बनाने में चला गया, चेयर बनाने में, और 4y टाइम किसको बनाने में चला गया, टेबल बनाने में। तो आपने मशीन ए का कितना टाइम खर्च कर दिया, कितना खत्म कर दिया, कितना कंज्यूम हो गया। तो फिर हम लिख सकते हैं कि सर ये तो 2x + 4y टाइम कंज्यूम हो गया। किसका, मशीन ए का। खर्च हो गया, कर दिया खर्च। अरे याद करो मेरा उदाहरण, मैंने कहा था जेब में 100 रुपए हो, खर्च करने निकले तो 100 से कम ही खर्च करेंगे, दैट्स फाइन। तो फिर यहाँ तो 16 घंटे हैं, 16 घंटे हैं, और आपने खर्च किया टाइम 16 घंटे में से खर्च किया, तो खर्च किया गया जो टाइम है, जो कंज्यूम्ड टाइम है, जो यूज में आया हुआ टाइम है, वो टाइम 16 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि था ही 16 घंटे। तो फिर ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता को नॉट ग्रेटर देन कहेंगे, नॉट ग्रेटर देन। गणित कहती है नॉट ग्रेटर देन को ऐसे मत लिखो भाई, नॉट शब्द ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लिखो। तो फिर लेस देन इक्वल टू लिख दें, हैविंग द सेम मीनिंग। इससे ज्यादा नहीं हो सकता मतलब इससे कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। आई गेटिंग माई पॉइंट, मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया है, और इस तरह से ये इनइक्वालिटी डेवलप हो जाएगी। और ये तो मैंने आपको वैसे भी सिखा दिया था, मैंने कहा था आपसे, आपको याद आना चाहिए मेरा प्रीवियस लेक्चर। आप मेरे सारे लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो उसको रिवाइज करके भी सुन रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। यहाँ 16 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, अवेलेबिलिटी लिखी हुई है। अवेलेबिलिटी हमेशा की कौन सी इनइक्वालिटी को जन्म देती है, लेस देन इक्वल टू को जन्म देती है, मैंने सिखाया था। ओके, तो हम देखते हैं अगला, बी मशीन। बी मशीन पर कितना टाइम कंज्यूम हुआ, कितना हम यूज कर पाए उसका, तो हमें यहाँ नजर आता है हमने 6x यूज किया, इसका 2y यूज किया, ये हो गया 6x, ये हो गया 2y। टोटल कंजम्पशन ऑफ द टाइम इज 6x + 2y, लेकिन ये तो था ही 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स अगर ये था तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू
20 कर दें, ये हमारा काम हो गया। लेकिन फिर आपको मेरी एक बात याद आएगी कि ये जो वेरिएबल्स हैं, जो x और y हमने माने हैं, ये x और y वेरिएबल क्वांटिटेटिव हैं, मात्रात्मक हैं, मात्रा कभी नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो फिर हम यहाँ पर एंड लगा करके ये प्रतिबंध और साथ में लगा दें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से ये प्रॉब्लम फॉर्मेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस तरह से ये हमारी एलपीपी फॉर्म हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। 3 पार्ट आपको फिर से नजर आ गए हैं। ये पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन को शो करेगा, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, जो मैंने एसटी सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स के साथ लिखा हुआ है। एंड लगाकर जो लिखा हुआ है, ये वेरिएबल्स को कभी नेगेटिव नहीं होने देगा, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कहलाता है। ऋणात्मक प्रतिबंध हम इसे कहते हैं। और 3 चीजें मिलकर एलपीपी बनाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं, समझ गए हैं। बस अब तो बारी है इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखने की, और फिर उन्हें आगे बढ़ाते हुए हाई लेवल के एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ने की। ओके, आई थिंक आज के लिए तो पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, राइट? ओके, थैंक यू सो मच।